एक शादी, एक हनीमून और एक ऐसी लव स्टोरी जिसने पूरे देश को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि किसी अपने के ऊपर किया गया भरोसा भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। 23 मई 2025 मेघालय की हसीन वादियों के बीच एक नया शादीशुदा जोड़ा अचानक कहीं गायब हो जाता है और कुछ दिन बाद उसी घने जंगलों में पहाड़ियों की गहरी खाई में मिलती है दूल्हे की लाश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वंश और मैं बात कर रहा हूं राजा रघुवंशी मर्डर केस की। जिस केस के हर एक एविडेंस के साथ ये केस और भी ज्यादा शॉकिंग होता चला गया। आखिर मेघालय की उन घाटियों में ऐसा क्या हुआ? आखिर वो दुल्हन कहाँ गई? इन सब बातों को जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कहानी की शुरुआत में। 11 मई 2025 इंदौर। राजा रघुवंशी, घर का सबसे छोटा बेटा जो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा होता है, कि शादी इंदौर के ही रहने वाली सोनम रघुवंशी से होती है। नॉर्मल सभी शादियों की तरह ये शादी भी नाच गाने और खुशी से निपट जाती है। दोनों शादी में काफी खुश भी नजर आ रहे थे। शादी की सभी रस्में निपटने के बाद दोनों हनीमून का प्लान करते हैं और 20 मई को गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करते हुए 22 मई को मेघालय से शिलोंग, शिलोंग से सोहारिम, सोहारिम से सरोवर जिसे चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है, वहां से होते हुए मवाला खेत जिसे मेघालय का आखिरी गांव कहा जाता है, और वहां से नौगरियाट, नौगरियाट जहां के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। इसके बाद अचानक दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। घर वालों के बार बार कांटेक्ट करने के बाद भी The number you have dialed cannot be reached. Please try again later. जब कोई खबर नहीं मिलती है तो राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद दोनों की तलाश में सरोहा निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की जाती है और पुलिस इसे एक मिसिंग केस मानकर इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक अबेंडन स्कूटी की खबर मिलती है। सोहारी में जांच करने पर पता चलता है कि स्कूटी राजा ने ही रेंट पे ली थी। स्कूटी के मिलने के बाद पुलिस इस केस को एक किडनैपिंग केस की तरह ट्रीट करने लग जाती है। मगर सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल में अब ये केस एक नेशनल हेडलाइन बन जाता है, क्योंकि लोग इसे ह्यूमन ट्रफलिंग के नजरिए से जोड़ना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया में बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को तेज कर देती है और पुलिस की एक टीम सोहारिम की घाटियों के आसपास छानबीन में लग जाती है। एक टीम राजा और सोनम के ट्रिप डिटेल्स की छानबीन करने में लग जाती है। राजा रघुवंशी ने जो स्कूटी रेंट की थी, उन सभी स्कूटीज पे जो रेंटेड होती हैं एक जीपीएस सिस्टम लगा होता है। ये जीपीएस सिस्टम टाइम टू टाइम हमें ये बताता है कि स्कूटी की एक्चुअल लोकेशन क्या है और वो कहाँ से इस टाइम पे ट्रैवल कर रही है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी लीड थी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि राजा और सोनम स्कूटी से सोहारिन जाते हैं, वहां से सोहरा के मना होटल में स्टे के लिए। लेकिन होटल्स में रूम ना होने के कारण अपना लगेज होटल के लॉकर में रखकर वो वहां से मवाला खेत को निकल जाते हैं, जहां मवाला खेत में स्कूटी पार्किंग में लगाकर 3000 स्टेप्स नीचे आकर नौगरियाट के सिप्रा होटल स्टे में 22 मई शाम को चेक इन करते हैं और 23 मई सुबह 5:30 बजे वहां से चेकआउट करते हैं। वहां से वापस आकर स्कूटी से वेडोंग फॉल जाते हैं, जहां पर स्कूटी 18 मिनट के लिए रुकती है। पुलिस इसको एक बहुत बड़ी लीड मानकर वेडोंग फॉल के इलाके में पूरी तरीके से खोजबीन में लग जाती है। पुलिस की टीम एनडीआरएफ, एसआईटी और सभी इमरजेंसी सर्विसेज के साथ उस जगह की खोजबीन में लग जाती है। मगर मेघालय के बदलते मौसम और 28, 29 और 30 तारीख की मूसलाधार बारिश की वजह से यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। काफी ढूंढने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने एट लास्ट थर्मल ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। थर्मल ड्रोन्स एक ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो बॉडी की हीट को कन्वर्ट करके लोकेशन को जज करने में हेल्प करते हैं, और इसी से उन्हें बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती है। 2 जून 2025 को बेडोंग फॉल की 300 फीट गहरी खाई में उन्हें एक लाश मिलती है। लाश जो काफी हद तक सड़ चुकी होती है और उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। पुलिस लाश को तुरंत रिकवर करती है और आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज देती है।
आइडेंटिफिकेशन, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि राजा की ही है। आइडेंटिफिकेशन के तुरंत बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसी बीच पुलिस को एक लोकल गाइड एल्बर्ट की हेल्प से ये पता चलता है कि उसने आखिरी बार राजा और सोनम को नौगरियाट से मवाला खेत के 3000 स्टेप्स की ट्रैवलिंग के दौरान देखा था। उसने ये भी बताया कि राजा और सोनम अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ 3 और लोग थे। पुलिस को इसी बीच एक ऐसी वीडियो क्लिप हाथ लगती है जो वहां ट्रैवल करने आए एक ट्रैवलर के वीडियो कैमरा में कैप्चर हो जाती है, जिसमें राजा और सोनम साफ देखे जा सकते थे। इसी क्लिप में ठीक 15 मिनट पहले वो 3 लोग भी नजर आते हैं जो राजा और सोनम के साथ देखे गए थे। आखिर ये 3 लोग कौन थे और इनका राजा और सोनम से क्या कनेक्शन था? ये सच अभी भी पुलिस की नजरों से छुपा हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है और उसमें यह खुलासा होता है कि राजा के सर पे आगे और पीछे की साइड 2 बहुत ही गहरी इंजरी के निशान हैं, जो राजा की मौत का कारण बनता है। यहीं से जो ये केस है, ये एक अलग दिशा में चला जाता है। जो केस अभी तक किडनैपिंग लग रहा था, अब एक मर्डर केस की तरफ निकल पड़ता है। पुलिस अब कपल की सारी डिजिटल इंफॉर्मेशंस, ट्रिप डिटेल्स, जीपीएस और फोन रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू कर देती है, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि सोनम के नंबर से लगातार कुछ नंबर्स पे मैसेज और कॉल्स हो रही थी जो वहीं के लोकल नेटवर्क पे थी, और ये नंबर अक्सर उसी लोकेशन के आसपास ही रहे जहां पर राजा और सोनम ट्रिप के दौरान थे। बल्कि राजा की आखिरी बात अपनी मां से 23 मई लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास होती है। उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ था। हेलो। हाँ, उतर आए। हाँ, मैंने के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है कि इसी दौरान 9 जून लगभग रात को 1 बजे सोनम यूपी के गाजीपुर के काशी ढाबे में बदहवास हालत में मिलती है। ढाबे का ओनर तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करता है और यूपी पुलिस वहां से सोनम को गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज लेकर जाती है, जहां मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सोनम को इंदौर पुलिस को सौंप दिया जाता है और इंदौर पुलिस सोनम को अरेस्ट कर लेती है। आखिर पुलिस ने सोनम को अरेस्ट क्यों किया? सोनम, वो तो खुद एक विक्टिम है, तो सोनम को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? पुलिस से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? इसी को जानने के लिए मैं आपको कहानी में थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान 6 जून जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब उन्हें 4 ऐसे कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं जिन पे सोनम की लगातार बात हो रही थी। तब पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगती है कि सोनम ही इस केस का मास्टरमाइंड थी। जब इनकी कॉल डिटेल्स और बाकी के डिटेल्स को निकाला जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि ये सारे नंबर इंदौर के ही आनंद कुर्मी के नाम पे हैं। 7 जून मेघालय पुलिस इनकी इंफॉर्मेशंस इंदौर पुलिस के साथ शेयर करती है और कॉल्स को मॉनिटरिंग करने के लिए कहती है। 8 जून को मेघालय पुलिस इंदौर पुलिस के साथ मिलकर सिविल कपड़ों में छानबीन करते हुए इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद एक और नया चेहरा सामने आता है, जो था राज कुशवाहा। सोनम जिस जगह पर एचआर थी, राज भी वहीं पे अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता था। राज ही सोनम को इन तीनों से मिलाता है और मर्डर की प्लानिंग में हेल्प करता है। मगर अभी तक इस सच्चाई का सामने आना बाकी था कि आखिरकार राजा रघुवंशी का मर्डर किया क्यों गया। आखिर क्या वजह थी कि सोनम ने राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया। सोनम का प्रोफाइल राजा रघुवंशी ने अक्टूबर 2024 को रघुवंशी मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखा था। बात करने पे उसको ये पता चलता है कि जैसे वो अपने फैमिली बिजनेस को लीड कर रहा है, उसी तरह सोनम भी एक इंडिपेंडेंट लड़की है और अपने फादर के प्लाईवुड के बिजनेस में एचआर का काम करती है। बात आगे बढ़ती है और 11 फरवरी को दोनों का रोका हो जाता है। मगर कहीं ना कहीं शादी और रोके में खुश दिख रही सोनम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसके इस बात पर अक्सर अपने घर वालों से काफी लड़ाई हो जाती थी। मगर सोनम के घर वालों के लिए राजा एक परफेक्ट मैच था,
क्योंकि सोनम और राजा दोनों ही मांगलिक भी थे। राजा का परिवार शादी नवंबर या दिसंबर में करना चाहता था, मगर सोनम की फैमिली शादी को मई में करने को कहती है कि नवंबर और दिसंबर में कोई मुहूर्त नहीं है। राजा की फैमिली इस बात से एग्री कर लेती है और शादी 11 मई को हो जाती है। शादी के बाद सोनम राजा को ये कहकर इंटीमेट नहीं होने देती है कि उसने कामाख्या देवी से मन्नत मांगी है और वो तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक वो कामाख्या देवी के दर्शन नहीं कर लेती। अगले दिन सोनम वापस अपने मायके चली जाती है और वहां से 16 मई को राजा को कॉल करती है कि उसने गुवाहाटी की 20 मई की हनीमून के लिए टिकट्स बुक कर दी हैं और वो राजा को सरप्राइज देना चाहती थी। राजा, जो सोनम के शैतानी दिमाग से बिल्कुल अनजान था, खुशी खुशी 20 मई की अपने हनीमून की तैयारियां करनी शुरू कर देता है। इसी बीच 17 मई को सोनम राज के साथ मिलकर बाकी तीनों से मिलती है और पूरे मर्डर का प्लान रेडी करती है। साथ ही उनको 50,000 रुपए कैश देती है ताकि प्लान कामयाब हो जाए। प्लान के मुताबिक हनीमून के टाइम किसी सुनसान जगह को देखकर राजा को मौत के घाट उतार देना होता है। सोनम और राजा 20 मई को गुवाहाटी पहुंचते हैं, बल्कि बाकी तीनों ऑलरेडी वहां ट्रेन से पहुंच चुके होते हैं और वहां से दाव खरीदते हैं, जो वहीं का एक लोकल हथियार है जिससे आगे चलकर राजा का मर्डर किया जाता है। प्लान को अंजाम देने के लिए ये लोग होटल्स की बुकिंग भी आसपास ही रखते हैं ताकि पल पल वो सोनम और राजा के आसपास रह सके। मगर गुवाहाटी में प्लान पूरा ना होने की वजह से सोनम ट्रिप को एक्सटेंड करती है और शिलोंग चलने की बात राजा को बोलती है। राजा मान जाता है और दोनों 22 मई को शिलोंग के सोहारिम से स्कूटी रेंट करते हुए सोरहा के मना होटल जाते हैं। सुनसान लोकेशन ना मिलने के कारण अभी तक राजा सेफ होता है। मना होटल से दोनों स्कूटी से मवाला खेत जाते हैं। स्कूटी पार्क करके वहां से नौगरियाट, जिस ट्रैकिंग के दौरान उनकी मुलाकात आकाश, विशाल और आनंद से होती है, जो कि प्लान का हिस्सा होता है। राजा को जब ये पता चलता है कि ये तीनों भी इंदौर से ही हैं, वो उनके साथ थोड़ा घुल मिल जाता है। इसी दौरान वो लोग वेडोंग फॉल्स जाने की बात करते हैं, जहां राजा और सोनम ने भी जाना था। मगर 3000 स्टेप्स की ट्रैकिंग के दौरान वो तीनों इतने थक जाते हैं कि वो राजा का मर्डर करने से मना कर देते हैं। अपने प्लान को नाकामयाब होते हुए देख सोनम उन तीनों को 20 लाख रुपए ऑफर करती है, जिससे वो तुरंत एग्री हो जाते हैं और राजा का मर्डर कर देते हैं। मर्डर के बाद राजा की स्कूटी को लेकर आनंद सुहारिम की तरफ निकल पड़ता है और जहां पर वो उस स्कूटी को छोड़ देता है। इसी दौरान बीच में एडी पॉइंट पे वो खून से सने सारे कपड़े और हथियारों को फेंक देता है। वेडोंग फॉल मेघालय की एक ऐसी लोकेशन है जो कुछ लीगल ऑब्जेक्शंस की वजह से काफी टाइम से बंद कर दी गई है। वो इलाका बहुत ही सुनसान था। वहां पहुंचकर मौके को देखते हुए सोनम उन तीनों को इशारा करती है और वो पीछे से राजा पे वार कर देते हैं। वार इतना अचानक होता है कि राजा को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता। उसके बाद तीनों उसकी लाश को उठाकर नीचे खाई में फेंक देते हैं। सोनम भी वहां से सीधा टैक्सी लेकर गुवाहाटी, वहां से बस करके सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से बस में पटना और पटना से ट्रेन पकड़ती हुई सीधा यूपी के लखनऊ आ जाती है। वहां से वो इंदौर चली जाती है, जहां विशाल ने पहले से ही उसके लिए रेंट पे एक फ्लैट बुक किया हुआ था। जिस सोनम को पुलिस और घर वाले यहां से वहां तलाश कर रहे थे, वो सोनम ये सब कुछ अपने ही शहर में रहकर छुपकर देख रही होती है। मगर 8 जून को सबके अरेस्ट होने के बाद राज सोनम को सिलीगुड़ी वापस जाने को कहता है और ये कहता है कि वो सिलीगुड़ी जाकर सबके सामने आए ताकि लोगों को ये लगे कि सोनम एक्चुअल में कहीं खो गई थी। मगर इसी दौरान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाती है, तो सोनम खुद को बेकसूर साबित करने के लिए यूपी के गाजीपुर के ढाबे पर देर रात पहुंच जाती है और ये बोलती है कि उसके और उसके पति के साथ लूटपाट करके उसको नशे का इंजेक्शन देकर कुछ लोगों ने उसके पति को जान से मार दिया है। पुलिस सभी को हिरासत में ले लेती है क्योंकि ये केस
शिलोंग का था तो उन्हें मेघालय पुलिस के हवाले कर देती है, जहां 17 जून को पुलिस फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है और चार्जशीट फाइल करती है। मगर रिपोर्ट्स के अनुसार यहां पुलिस की एक गलती की वजह से फिलहाल केस के तीनों आरोपी जेल में हैं, मगर कोर्ट ट्रायल्स के दौरान सोनम को बेल दे दी गई थी। पुलिस चार्जशीट को फाइल करते समय एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देती है। पुलिस इस केस को BNS 403 मेंशन करते हुए केस को आगे फाइल करती है, जबकि हत्या के केस के लिए BNS 103 मेंशन किया जाता है। तो ये था राजा रघुवंशी मर्डर केस। इस केस की सुनवाई और इस केस में किसको क्या सजा मिलनी है, इसका फैसला तो अदालत करेगी। मगर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या ये सोची समझी साजिश थी या कोई मजबूरी? क्या सोनम के सामने एक ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने राजा की हत्या करनी पड़ी? या अगर सोनम के घर वाले इस शादी को इनकार करके सोनम की बात मान जाते तो क्या किसी घर का चिराग बच जाता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस केस से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।